हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं अमित सजया जी भी, उनसे जान लेते हैं यहाँ पर एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज़ को लेकर उनकी क्या राय है और बाजारों के अंदर क्या स्थिति देखने को मिल सकती है। नॉन एग्री कमोडिटीज़ को लेकर आपकी तरफ से क्या रणनीति बनाकर चलें, नॉन एग्री कमोडिटीज़ की तरफ से आने वाले हफ्ते में कैसे बाजार मुनाफा दिलाता हुआ नजर आ सकता है? आने वाले हफ्ते में नॉन एग्री कॉम्प्लेक्स यानी प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रुझान रह सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। शुरुआत गोल्ड और सिल्वर से करते हैं। तो हमने देखा है कि पिछले हफ्ते में गोल्ड में काफ़ी अच्छी बढ़त देखने मिली है। हमने जो लोज देखे थे 43,300 के आसपास के अप्रैल वायदा में, उसके बाद हमने जून वायदा में देखा है कि 46,600 के करीब क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। लगभग 47,000 के आसपास के हाई हमने देखने मिले हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण रहा है कि डॉलर इंडेक्स में जो नरमी आई है या एक करेक्शन देखने मिली है। 9350 के आसपास के लेवल्स देखे गए थे डॉलर इंडेक्स में, जो एक बास्केट ऑफ करेंसीज को रिप्रेजेंट करता है या उसके अगेंस्ट उसको पिच किया जाता है, जिसमें यूरो, पाउंड, येन, स्विस फ्रैंक, स्वीडिश क्रोना ऐसी करेंसीज़ हैं। तो उसके अगेंस्ट जब डॉलर इंडेक्स गिरता है तो इससे कमोडिटीज़ को जनरली देखा गया है कि एक फ़ायदा होता है या देखने मिलता है। तो उसका ही फ़ायदा हमने गोल्ड में देखने मिला है। साथ ही US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स भी हमें कूल डाउन होते हुए दिखी हैं पिछले हफ्ते या 10 दिनों में, और 1.78% के आसपास जो हाइस दिखे थे वहाँ से हमने देखा है कि 1.63 के लोज भी देखने मिले हैं। तो 0.15% की या 15 बेसिस पॉइंट की हमें एक नरमी देखने मिली है प्राइजेस में, जिसका फ़ायदा गोल्ड में और सिल्वर में दोनों में देखने मिला है। तो जिस तरह मैंने बताया कि गोल्ड में एक रिकवरी अच्छी खासी देखने मिली है और काफ़ी महीनों बाद एक बढ़िया रैली देखने मिली है और कंसिस्टेंट रैली देखने मिली, क्योंकि हम देख रहे थे कि पूरा ही हफ्ता कहीं ना कहीं हर डिप पे गोल्ड बाइंग अट्रैक्ट कर पा रहा था। हालांकि इसका एक बहुत बड़ा कारण रुपए की कमज़ोरी भी रहा है, क्योंकि रुपया भी हमने देखा है कि 73 के लेवल के आसपास से लगभग 75 के आसपास हाइस लगा चुका है। USD INR यानी रुपए में कमज़ोरी आई है। तो उस वजह से गोल्ड को फ़ायदा मिला है, क्योंकि जो इम्पोर्टेड गोल्ड होता है वो स्पॉट गोल्ड के प्राइजेस को ट्रैक करता है, और उसे हम जब रुपए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डोमेस्टिक गोल्ड प्राइजेस या MCX गोल्ड प्राइजेस मिलती हैं। हालांकि उसकी वर्किंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसमें इंपोर्ट ड्यूटी भी आती है, लेकिन मोटा मोटी जब भी डॉलर रुपये के रेट बढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में स्पॉट गोल्ड के रेट बढ़ते हैं तो डोमेस्टिक मार्केट्स में डेफिनेटली गोल्ड के प्राइजेस ऊंचाइयों को छूते हैं। तो वही चीज़ हमने देखी है पिछले हफ्ते या 10 सेशंस में, जहां पर दाम काफ़ी अच्छे तरीके से रिकवर हुए हैं, और मुझे लगता है आने वाले एक हफ्ते में या उसके बाद भी ये रुझान रहने की उम्मीद है। इनफैक्ट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि $1680 से $1660 के आसपास एक काफ़ी बड़ा सपोर्ट है स्पॉट गोल्ड में, और वो पॉसिबली ले चुका है और वहाँ से एक रैली की शुरुआत हुई है। डोमेस्टिक फ्रंट पे भी 43,000 एक काफ़ी महत्वपूर्ण सपोर्ट था, टेक्निकली एक चैनल सपोर्ट बोल सकते हैं वहाँ पर, और वहाँ से हमने काफ़ी बढ़िया रिकवरी देखी है। तो आने वाले हफ्ते में मुझे लगता है हालांकि एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर इनिशियली हमें देखने मिल सकता है, जहां पर दाम हो सकता है 46,000 या उससे हल्के से नीचे जाएं, लेकिन जो लंबी अवधि के निवेशक हैं मैं कहना चाहूँगा कि अब निवेश करना चालू कर सकते हैं। हमने यही रुझान इंडिया के गोल्ड इंपोर्ट्स में भी आते हुए देखा है, जहाँ मल्टी मंथ हाइस को गोल्ड इंपोर्ट्स ने छुआ है, और पूरे साल में लगभग $32 बिलियन के हालांकि इंपोर्ट हुए थे, लेकिन इसका काफ़ी बड़ा जो एक पार्ट है वो पिछले 5 महीनों में हमने करीबन $27 बिलियन के गोल्ड इंपोर्ट आते हुए देखे हैं। यानी जब दाम गिर रहे थे तभी हमने निवेश मांग जो है काफ़ी अच्छी खासी आते हुए देखी है, क्योंकि अगस्त के पहले हमने देखा था कि 56,000 के आसपास के हाइस बाज़ार छू चुका था, वहाँ पर निवेश मांग घटी थी। लेकिन उसके बाद लगातार अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में हमने लगातार एक निवेश मांग को बढ़ते हुए देखा है और इंपोर्ट्स को बढ़ते हुए देखा है, और काफ़ी मेजर पार्ट वहाँ से आया है। तो ये एक इंडिकेशन है कि जैसे ही दाम गिरे हैं निवेश मांग बढ़ी है, और यही एक रुझान आगे भी जारी रहेगा, ऐसा मेरा मानना है।
तो गोल्ड में इमीडिएट सपोर्ट 45,700-800 एरिया में आ रहा है, जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, और तब तक एक रिट्रेसमेंट भी हो जाएगी, जिसे हम रिट्रेसमेंट का मतलब यानी एक पुल बैक प्राइजेस में हो जाएगा, जहां पर आप दोबारा निवेश के लिए देख सकते हैं। अपसाइड में 47,200 एक इमीडिएट बैरियर है, अगर वो निकल जाता है तो 48,500 तक का एक टारगेट ले सकते हैं, और एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पे वो काम करेगा, तो वहाँ पर मुनाफा वसूली की जा सकती है। सिमिलरली अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो हमने लगभग 62,000 के लेवल से लगभग 67,000 के लेवल्स तक जाते हुए देखा है, और उसके बाद हमने हालांकि शुक्रवार को हल्की प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी, जहां पर 66,300 के करीब के लोज भी देखे, लेकिन पुल बैक देकर दोबारा 67,000 के करीब बाज़ार ने क्लोजिंग दी है। तो काफ़ी एक अच्छी क्लोजिंग है वीक ऑन वीक बेसिस, और मुझे लगता है कि आने वाले हफ्तों में ये रैली एक्सटेंड हो सकती है। इमीडिएट तौर पर 65,000 का एक मजबूत सपोर्ट होगा, तो दोबारा अगर डिप आती है 66,000 के आसपास या उसके हल्के से नीचे दाम दिखाई देते हैं, तो एक निवेश के तौर पर एक पोजीशन बनाई जा सकती है। अपसाइड में 69,000 और 70,500 के मीडियम टर्म टारगेट्स, यानी 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर ये टारगेट हासिल होने की संभावना बनी हुई है। वहीं अब हम रुक करते हैं बेस मेटल्स की तरफ, जहां भी हमने कॉपर में काफ़ी अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है। 650 तक हमने करेक्शन आते हुए देखा था, क्योंकि आपको पता ही है कि 740 के ऊपर के हाइज हमने देखे हैं, और उसके बाद लगातार एक मुनाफा वसूली का दौर देखने मिला था कॉपर में, लेकिन 650 से एक शानदार रिकवरी देखी है, जहां पर दाम ऑलमोस्ट 698 यानी 700 के काफ़ी करीब गए और 690 के आसपास की क्लोजिंग दी है। आने वाले हफ्ते में 680 से 678 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट होंगे। अगर उसके आसपास डिप आती है तो दोबारा निवेश किया जा सकता है, और इस बार 705 तक जाने की संभावना कॉपर प्राइजेस में बनी हुई है। वही हम अगर बाकी के बेस मेटल देखें तो निकेल में जिस प्रकार हमने आशंका जताई थी कि 1150 से एक तेज़ी का दौर दिखाई दे सकता है, वही हमने देखा 1250 के आसपास का क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है, और 1270 तक भी दाम जाते हुए दिखे थे हमें इस हफ्ते में। 1235 से 1230 की रेंज में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर वहाँ पर सपोर्ट लेता है तो दोबारा निवेश किया जा सकता है, और 1310 तक के दाम आने वाले हफ्ते से 10 दिन में देखे जा सकते हैं। जिंक में भी हमने काफ़ी शानदार रिकवरी देखी है, जहां पर दाम कुछ हफ्तों पहले 210 के नीचे स्लिप हो गए थे, वहीं हमने देखा है कि 230 के ऊपर भी प्राइजेस इस हफ्ते गई हैं, और 228 से 227 के रीजन में क्लोजिंग देने में कामयाब हुई है। आने वाले हफ्ते में 224 के एरिया में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके करीब अगर डिप मिलती है तो दोबारा निवेश किया जा सकता है, और जो उसके लाइफ टाइम हाइज है 234 के आसपास वो प्राइजेस जो है टारगेट कर सकती हैं। तो जिंक में भी तेज़ी के आसार बने हुए हैं। लेड काफ़ी दायरे में कारोबार कर रहा है, 162 से 168 के बीच, तो काफ़ी रेंज बाउंड मूवमेंट है, तो मैं इसे अवॉइड करने की सलाह दूंगा। एल्यूमिनियम एक बेस मेटल है जिसने शानदार तेज़ी दिखाई है, और यही वन ऑफ द टॉप पिक्स था हमारा पिछले हफ्ते अगर आप देखें तो, और 183 के ऊपर के दाम हमें देखने मिले हैं, 182 के आसपास के क्लोजिंग देखने मिली है। 179 178 एरिया में अभी महत्वपूर्ण सपोर्ट है, जब तक ये होल्ड कर पा रहा है तब तक 186 से 187 तक की रैली एक्सटेंड हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में एल्यूमिनियम की सप्लाई की कमी है और डिमांड बढ़ रही है, इसके चलते एल्यूमिनियम प्राइजेस मल्टी ईयर हाइस पे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी ट्रेड कर रही हैं। वहीं अगर हम एनर्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सऊदी अरब और ओपेक प्लस की बैठक के बाद हमने देखा है कि प्राइजेस में नरमी देखने मिली है, 4,200 के करीब के दाम देखने मिले, लेकिन वहां से दोबारा प्राइजेस जो हैं 4,460 के आसपास क्लोज देने में कामयाब हुई हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में 4,600 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, उसके करीब प्राइजेस ज़रूर जा सकती हैं, क्योंकि फ़िलहाल अगर हम मैन्युफैक्चरिंग डेटा देखें तो ना ही वो बेस मेटल्स को सपोर्ट कर रहा है। जो PMI मैन्युफैक्चरिंग डेटा है लगभग ऑल टाइम हाइस पे है यूरोप और US में, तो काफ़ी ऑप्टिमिज़म है प्रोडक्शन को लेकर और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, या उसमें जो ग्रोथ है उसको लेकर। तो बेस मेटल्स में ही नहीं बल्कि क्रूड को भी निचले स्तरों पे ये ऑप्टिमिज़म जो है सपोर्ट कर रहा है, या जो डिमांड में रिसर्जेंस है, डिमांड में दोबारा जो उभर के आने की उम्मीद है ग्लोबली, वो सपोर्ट कर रही है।
और इसके बावजूद कि ओपेक प्लस ने ये कहा था कि मई से थोड़ा बहुत जो प्रोडक्शन कट किया गया था उसको रिस्टोर किया जाएगा और 1.1 मिलियन बैरल्स पर डे की प्रोडक्शन में बढ़ोतरी की जाएगी। उसके बाद भी हमने काफ़ी कुछ खास मेजर करेक्शन आते हुए नहीं देखी है क्रूड में, लेकिन क्योंकि मिला जुला फंडामेंटल्स हैं तो हम ये देखेंगे कि ऊपरी स्तरों पे भी दबाव रहेगा और निचले स्तरों पे जो डिमांड सपोर्ट है वो मिलता रहेगा। फ़िलहाल मैं ये आशा रखता हूँ कि क्रूड के प्राइसेस 4550 से 4600 तक जाएंगे, लेकिन वहाँ पर दोबारा रेजिस्टेंस फेस करके एक बार दायरे के निचले स्तर यानी 4250 को दोबारा छू सकते हैं। तो एक मिला जुला कारोबार रहेगा, पहले जो रुझान रहेगा वो तेज़ी की तरफ रह सकता है। वहीं अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो 190 के आसपास के हमने क्लोजिंग देखे हैं, 182 183 तक भी डिप दे दी थी प्राइजेस ने, और यही आशंका हमने जताई थी कि क्योंकि पीक विंटर डिमांड अभी रिसीड हो रहा है या कम हो रहा है तो इसका जो दाम के ऊपर रहने की टेंडेंसी है वो कम होगी, या उसकी जो एक नेचर था कि विंटर सीज़न में हमने देखा था कि निचले स्तरों पे बाइंग आ रही थी वो कम देखने मिलेगी और ऊपरी स्तरों पे दबाव डेफिनेटली देखने मिलेगा। 198 199 रीजन एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जब तक ये क्रॉस नहीं हो पाता तब तक हम ये ज़रूर देखेंगे कि हम 193 194 तक प्राइसेस जाएंगे, लेकिन वहाँ से दोबारा स्लिप होने की आशंका है। इस वजह से मैं सेल ऑन रैलीज़ की सलाह देना चाहूँगा, यानी जब ऊपर जाता है तो वहाँ पर बिकवाली की जा सकती है, दोबारा 183 और उसके बाद 178 के टारगेट देखे जा सकते हैं। तो ये था एक जायज़ा कि अगले हफ्ते नॉन एग्री कॉम्प्लेक्स में क्या रुझान रह सकता है। धन्यवाद जी। यानी आज सोना चांदी के अंदर बढ़त और उसके साथ ही बेस मेटल्स के अंदर भी अच्छी खरीदारी, लेकिन यहाँ पर बाजारों के अंदर गिरावट की तरफ वापस से कच्चा तेल देखने को मिल सकता है। इस हफ्ते के अंदर 1.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल चुकी है। आने वाले हफ्ते के अंदर भी थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो सेल ऑन राइस की स्ट्रेटजी यहाँ पर कच्चे तेल के अंदर अपनाने की आपको ज़रूरत है। बाजारों के अंदर कच्चे तेल में बिकवाली करके चलें, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के बाद से कच्चे तेल की डिमांड वापस से यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से बाजारों के अंदर एक करेक्शन देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी इस वक्त आपने जिस हिसाब से कम्युनिटी बाजार के बारे में बताया आपने। अभी के लिए बाजारों के चैनल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।